नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 15 अक्टूबर 2022 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले टॉपिक की ओर चलते हैं। यह पृष्ठ संख्या 10 पर संपादकीय पृष्ठ पर आया हुआ है। इसको हम कृषि से जोड़ सकते हैं। थर्ड पेपर, डू नॉट इग्नोर द रोल ऑफ द वुमेन लाइव स्टॉक फार्मर, यानी महिला पशुपालक की भूमिका की उपेक्षा ना करें। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि पशुपालन में किस प्रकार महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है और अभी इसमें और क्या सुधार करने की आवश्यकता है, क्या समस्याएं हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि भारत में पशुपालन की क्या स्थिति है वैश्विक स्तर पर। इसके साथ साथ पशुपालन मिशन की भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो इसमें महत्वपूर्ण यही है कि महिलाओं को उपेक्षित नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, पशुधन क्षेत्र भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है, यानी यह सबसे तेजी से बढ़ते घटकों में से एक है, जिसका 2018-19 में राष्ट्रीय आय का 5% और कृषि घरेलू उत्पाद का 28% हिस्सा है। तो पिछले 6 वर्षों में पशुधन क्षेत्र में 7.9% की वृद्धि देखी गई है, वो भी स्थिर कीमतों में, जबकि फसल की खेती में 2% की वृद्धि हुई है। तो हमारे क्षेत्र के अध्ययनों से यही पता चला है कि ग्रामीण परिवारों में जिनके पास पशुधन है, महिलाएं हमेशा पशुपालन में लगी रहती। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आज 15 अक्टूबर के दिन अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। तो महिला दिवस पर पशुधन पालन में महिलाओं की भूमिका को पहचानने और पशुधन विकास के सभी पहलुओं में महिलाओं को शामिल करने की आवश्यकता है। चाहे वह पशु चिकित्सा देखभाल हो, चाहे विस्तार सेवाएं हों, चाहे बाजार हो, प्रजनन, प्रशिक्षण, ऋण तक पहुंच हो, उनकी पहुंच हो नहीं पाती है। तो यह महत्वपूर्ण है कि ग्रामीण क्षेत्रों की अधिकांश महिला श्रमिक 72% कृषि गतिविधियों में संलग्न हैं। हालांकि डेयरी सहकारी समितियों में भागीदारी के अपवाद के साथ विशेष रूप से दूध विपणन में, पशुधन अर्थव्यवस्था में महिलाओं की व्यापक भूमिका की कोई चर्चा नहीं होती है। 2015-16 में डेयरी सहकारी समितियों में 5 मिलियन महिलाएं सदस्य थीं, जबकि 2020 और 21 में अगर हम बात करें तो यह बढ़कर 5.4 मिलियन हो गई। तो दोस्तों, 2020-21 में डेयरी उत्पादक सहकारी समितियों के सभी सदस्यों में महिलाओं की जो हिस्सेदारी है वह 31% थी। तो भारत में महिला डेयरी सहकारी समितियों की संख्या 2012 में अगर देखा जाए तो 18,954 से 2015-16 में बढ़कर 32,092 संख्या हो गई। और दोस्तों, परंपरागत श्रम बल सर्वेक्षण कई कारणों से पशुधन पालन में महिलाओं के काम को सटीक रूप से रिकॉर्ड करने में विफल रहता है और इस तरह से महिलाओं के काम को ठीक ढंग से प्रदर्शित नहीं किया जाता है। तो ऐसे में सुझाव यही हो सकता है कि उन महिलाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए जिन्होंने खुद घरेलू कर्तव्य में संलग्न बताया है। दोस्तों, 2019 में भारत के पहले राष्ट्रीय समय उपयोग सर्वेक्षण के आंकड़े इस निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं कि महिला ने पिछले 24 घंटे में की गई गतिविधियां, चाहे वह खाना बनाना हो या खेत में काम करना हो, को रिकॉर्ड करके यह देखा गया कि 11% महिलाएं या 48 मिलियन महिलाएं पशुपालन में लगी हुई थीं। तो कर्नाटक में फाउंडेशन फॉर एग्रेरियन स्टडीज द्वारा किए गए गांव के सर्वेक्षण से यही पता चलता है कि हर घर में एक दुधारू जानवर होता है। तो एक महिला दिन में कम से कम 2 घंटे पशुपालन पर बिताती है। तो यह कुछ मामलों में 7 से 8 घंटे तक था, जो अन्य कारकों जैसे संख्या और जानवरों के प्रकार और मौसम पर निर्भर करता था।
इसके अतिरिक्त पशुधन पालन गांव में वृद्ध, कम शिक्षित और महिलाओं का व्यवसाय था। तो दोस्तों 2013 की राष्ट्रीय पशुधन नीति, जिसका उद्देश्य पशुधन उत्पादन और उत्पादकता को स्थायी रूप से बढ़ाने में कहा गया है कि पशुधन क्षेत्र के लिए लगभग 70% श्रम महिलाओं से आता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय पशुधन नीति का उद्देश्य यह है कि महिलाओं को सशक्त बनाना है और पशुपालकों को ऋण के प्रवाह में सुधार करना है। हालांकि राष्ट्रीय पशुधन मिशन महिला पशुपालकों के लिए विशिष्ट कोई योजना या कार्यक्रम प्रस्तावित नहीं करता है और नीति का यही प्रस्ताव है कि राज्य सरकार महिलाओं के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं से 30% धन आवंटित करती है। तो दोस्तों इसमें ढेर सारी समस्याएं आ रही हैं। तो प्रमुख समस्याएं हैं क्या, जो कि नीति निर्माताओं को महिला पशुपालक नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले हाल के रोजगार सर्वेक्षण की आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण मुख्य रूप से घरेलू कर्तव्यों में लगे व्यक्तियों की विशिष्ट गतिविधियों पर डेटा एकत्र करने में विफल होते हैं। तो पशुधन अर्थव्यवस्था में महिलाओं की कम गिनती जारी है, यानी उनकी गिनती की ही नहीं जाती है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण समस्या है कि महिला पशुपालकों तक विस्तार सेवाओं की पहुंच दुर्लभ है और आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार 2021 में देश भर में 80,000 पशुपालकों को प्रशिक्षित किया गया था, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि कितनी महिला किसानें थी। तो ये तब समस्याएं हैं कि नहीं। हमारे गांव के सर्वेक्षण में प्रत्येक गांव में केवल कुछ महिलाओं ने विस्तार कार्यकर्ताओं से कुछ सूचना प्राप्त करने की सूचना दी। तो महिलाएं जानकारी चाहती थी, लेकिन इसे घर के नजदीक और कभी-कभी जब वे स्वतंत्र थी तब वह चाहती थी कि उनको यह जानकारी हासिल हो। तीसरी महत्वपूर्ण समस्या यह है कि हमारे गांव के सर्वेक्षणों में गरीब परिवारों की महिलाओं को बिना जमानत के बैंकों को देने के लिए पशुधन खरीदने के लिए ऋण प्राप्त करना मुश्किल हो गया है। 2020 और 22 के दौरान केसीसी योजना के तहत पशुपालकों को लगभग 15 लाख रुपए नए किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किए गए। इनमें से कितनी महिलाएं किसान थी, इसकी कोई जानकारी नहीं है। चौथी समस्या यह है कि महिला पशुपालकों के पास पशुओं के चयन यानी प्रजनन और पशु चिकित्सा देखभाल पर तकनीकी ज्ञान की कमी थी। इस तरह से गांव के सर्वेक्षणों के अनुसार पुरुषों ने हमेशा इन विशिष्ट कार्यों को किया और कृत्रिम गर्भाधान के लिए जानवरों को लिया, उसमें महिलाओं की भागीदारी ना के बराबर थी। पांचवा यही है कि गांव के अध्ययन से पता चलता है कि महिलाओं को डेयरी बोर्डों की संरचना और कार्यों के बारे में पता ही नहीं था और पुरुषों ने न केवल महिलाओं की डेयरी सहकारी समितियों में भी निर्णय लिया था, इसके अलावा भूमिहीन या गरीब किसान अनुसूचित जाति के परिवारों की महिलाओं की आवाज शायद ही कभी सुनी जाती थी। तो पशुधन अर्थव्यवस्था के महिलाओं का श्रम महत्वपूर्ण है। यह इस प्रकार की महिलाओं को निर्णय लेने और पशुधन क्षेत्र के विकास के हर चरण में शामिल किया जाना चाहिए। आज आधिकारिक आंकड़ों में महिला पशुपालक की अनुपस्थिति के कारण वह अदृश्य रहती हैं और इसे ठीक किया जाना आवश्यक है। तो दोस्तों यहां पर महत्वपूर्ण है थोड़ा सा राष्ट्रीय पशुधन मिशन के बारे में जानना। तो यह 2014-15 वित्तीय वर्ष में शुरू किया गया था। पशुधन उत्पादन प्रणाली और सभी हितधारकों की क्षमता निर्माण में मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार सुनिश्चित करने का यह प्रयास करता है। और दोस्तों यह योजना 2019 से श्वेत क्रांति राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना की उप योजना के रूप में लागू की जा रही है। तो इस मिशन को निम्नलिखित 4 उप मिशनों में व्यवस्थित किया गया है। पहला है पशुधन विकास पर उप मिशन, यानी पशुधन विकास संबंधी उप मिशन के तहत उत्पादकता को बढ़ाने, जुगाली करने वाले छोटे पशुओं, सुअरों और कुक्कुट हेतु नई नवाचारी प्रायोगिक परियोजना, उद्यमिता विकास, रोजगार सृजन यानी बैंक योग्य परियोजनाएं, आधुनिकीकरण स्वचालन, जैव सुरक्षा, संकटापन्न नस्लों का संरक्षण, लघु पशुधन विकास, ग्रामीण बूचड़खानों, मृत पशुओं और पशुधन बीमा के संबंध में राज्य फार्मों की बुनियादी अवसंरचना को सुदृढ़ करने की व्यवस्थाएं हैं। दूसरा है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सुअर विकास पर उप मिशन।
तो पूर्वोत्तर राज्यों की ओर इस क्षेत्र में सुअर पालन के सर्वांगीण विकास के लिए सहायता प्रदान करने संबंधी मांगे लंबे समय से की जा रही हैं। तो राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत पहली बार नॉर्थ ईस्ट स्टेट में यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र में सुअर विकास संबंधी उप मिशन की व्यवस्था की गई है, जिसमें भारत सरकार, राज्य सरकार सुअर पालन फार्मों और जर्म प्लाज्म के आयात हेतु सहायता प्रदान करेगी, ताकि अंततः जनता को इसका लाभ मिल सके, क्योंकि यह आजीविका से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों 8 पूर्वोत्तर राज्यों में प्रोटीन युक्त भोजन प्रदान करने में यह योगदान देता है। तीसरा उप मिशन है चारा और आहार विकास संबंधी उप मिशन। तो इसके तहत पशु चारा संसाधनों की कमी संबंधी समस्याओं का यह समाधान करेगा ताकि पशुधन क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए इसे भारत के लिए एक प्रतिस्पर्धी उद्यम बनाया जा सके और साथ ही इसकी निर्यात क्षमता का उपयोग किया जा सके। तो इसका प्रमुख उद्देश्य है कि घाटे को कम करके शून्य पर ले जाना। और चौथा है कौशल विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और विस्तार पर उपमिशन। दोस्तों पशुधन कार्यकलापों के लिए क्षेत्रीय स्तर पर विस्तार मशीनरी अभी बहुत कमजोर है। तो परिणाम स्वरूप किसान अनुसंधान संस्थाओं द्वारा विकसित तकनीकों को अपनाने में सक्षम नहीं है। तो नई प्रौद्योगिकियों और पद्धतियों के उद्भव के लिए हितधारकों के बीच संपर्क की आवश्यकता है। तो यह उपमिशन किसानों को व्यापक रूप से आगे बढ़ाने में सक्षम होगा और इस तरह से एनईआर राज्यों सहित सभी राज्य विभिन्न घटकों सतत पशुधन विकास के लिए एनएलएम के तहत इन घटकों का चुनाव करने की स्वतंत्रता का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों यह राष्ट्रीय पशुधन मिशन है और इसमें जो पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को छोड़कर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जो लागत साझा होती है वह 60 और 40 का रेशियो होता है, जबकि पहाड़ी राज्यों, हिमालयी राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90 से 10% यानी 90% केंद्र प्रायोजित, 10% वह हिमालयी राज्य जो है पैसा साझा करेगा। और दोस्तों संघ शासित क्षेत्रों में यह 100% केंद्र सहायता करता है। तो इस तरह से यह राष्ट्रीय पशुधन मिशन, इसके उप मिशनों की भी चर्चा की। और भारत में पशुपालन की अगर हम बात करते हैं तो यह ग्रामीण आबादी के लगभग 55% लोगों की आजीविका का यह साधन है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार कुल कृषि और संबद्ध क्षेत्र में पशुधन का योगदान सकल मूल्य वर्धित यानी 24.32% यानी 2014-15 से बढ़कर यह 28.63% हो गया। और दोस्तों भारत दुनिया का सबसे ज्यादा पशुधन का मालिक है। तो इस तरह से यहां पर देख सकते हैं कि 2012 की तुलना में 4.6% की वृद्धि को दर्शाता है। तो दोस्तों इस पशुपालन में महिलाओं की भूमिका को और मजबूत करने के लिए भविष्य में सुधार के उपाय क्या करने होंगे, तो इसमें किसान संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि सुव्यवस्थित किसान समूहों को एक महत्वपूर्ण कार्य अपने सदस्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करना है। तो इसलिए ऐसे संगठनों में महिलाओं की भूमिका यानी महिलाओं की भागीदारी की गारंटी देने के लिए विशिष्ट उपायों को डिजाइन में शामिल किया जाना चाहिए। दोस्तों बाजार में महिलाओं की पहुंच, तो उत्पादकता एवं उत्पादन में सुधार के उपाय केवल तभी सफल होंगे जब घर के बाहर उत्पाद बेचकर अतिरिक्त आय उत्पन्न की जा सकती है। तो ऐसे में बाजारों में महिलाओं की पहुंच, गतिशीलता और बिक्री की आय पर नियंत्रण इस संबंध में महत्वपूर्ण विचार रहेगा। दोस्तों महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जाए, यानी पशुधन उत्पादन बढ़ाने के लिए महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है, जो उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और बाधाओं जैसे कि प्रशिक्षण की सामग्री, समय और सामाजिक प्रतिबंध, इन सब पर सुधार की आवश्यक है। संचार साधनों एवं उनकी जानकारी महिलाओं तक पहुंचाना जरूरी है और इसके साथ साथ आंकड़ों में महिलाओं को भी शामिल किया जाए, तब जो है इनकी भूमिका और
पता चल पाएगी। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर। पृष्ठ संख्या 10 पर आया हुआ, इसको सामान्य अध्ययन के थर्ड पेपर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत डाल सकते हैं, यानी इंडियन डीप टेक एंड ए केस फॉर ए स्ट्रेटेजिक फंड। तो दोस्तों, इसमें इंडियन डीप टेक और एक रणनीतिक कोष का एक मामला है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे इंडियन डीप टेक स्टार्टअप के बारे में, और यह इंडिया स्ट्रेटेजिक फंड का यह मामला क्या है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैन्य प्रौद्योगिकी, अर्धचालक और विज्ञान आधारित व्यवसायों में आत्मनिर्भरता के लिए एक ठोस प्रयास कर रहे हैं। हालांकि एक बाजार विफलता है जहां विशिष्ट उद्यम पूंजी इस परिसंपत्ति वर्ग में निवेश नहीं करेगी और सरकारी धन लगभग पर्याप्त नहीं है, या कह सकते हैं कि अभी पूरी तरह से इसमें निवेश करने में अक्षम है। और दोस्तों, हमारे देश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अभी यही आ रही है रिपोर्ट कि भारत में निवेश करने से लोग कतरा रहे हैं। तो दोस्तों, कुछ क्षेत्रों में विश्व स्तरीय गहरी तकनीकी क्षमताओं का निर्माण करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए, लेकिन हमारे देश में अभी धन की कमी है। तो इस बाजार की अक्षमता को हल करने के लिए हम लोग यहां डिस्कस कर रहे हैं एक इंडिया स्ट्रेटेजिक फंड का मामला है। आज मौजूदा CSR बजट में कुछ नवाचार और उच्च निवल मूल्य टैक्स ब्रेक रणनीति तकनीक में पूंजी प्रवाह को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज इसमें 4 प्रमुख प्रौद्योगिकियां हैं, जिसमें अर्धचालक, 5G तकनीकी, जीव विज्ञान में क्रांति और स्वायत्तता। तो इनमें से प्रत्येक सैन्य संघर्ष, स्वास्थ्य आपात स्थिति, प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील है और भारत अभी भी इसमें काफी पीछे नजर आ रहा है। दोस्तों, अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर, खासकर रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यह काफी चर्चा में है। इसकी आपूर्ति ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में भारत में अर्धचालक के निर्माण के लिए फंडिंग की आवश्यकता होगी। तो भारतीय स्टार्टअप अभी भी हाई एंड टेक पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। अमेरिका, इजराइल और नाटो देशों में सरकार अभी भी डीप टेक के लिए धन का सबसे बड़ा स्रोत है। तो इस क्षमता में एक अत्याधुनिक क्वांटम जंप, जो कि एक बौद्धिक संपदा खाई को पैदा करता है। तो रक्षा उन्नत अनुसंधान परियोजना एजेंसी, रक्षा अनुसंधान और विकास निदेशालय, रक्षा और सुरक्षा त्वरक जैसी एजेंसियों के माध्यम से अरबों डॉलर का प्रवाह होता है, जिनमें से अधिकांश देखा जाए तो कंपनियों के लिए लाभदायक सिद्ध होता है। यह स्टार्टअप के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। लेकिन अगर भारत देखा जाए इस लाइन में अभी काफी पीछे है। तो अब यही प्रासंगिक सवाल है कि यह क्यों पीछे है। तो डीप टेक के मामले में वैश्विक स्तर पर वेंचर कैपिटल काफी सतर्क है। भारत में निवेश करने के पीछे वह 10 बार सोच रहा है। तो भारत उद्यम पूंजी पारिस्थितिकी तंत्र इस पर चर्चा करने के लिए भी तैयार नहीं है। निवेशक न केवल डीप टेक को समझते हैं, बल्कि मौलिक प्रौद्योगिकी में निवेश भी 10 साल के फंड रिटर्न चक्र में फिट नहीं होते हैं, क्योंकि इसे परिपक्व होने में काफी समय लगता है। तो डीप टेक्नोलॉजी लगभग हमेशा दोहरे उपयोग वाली होती है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो गूगल मैप्स और उबेर के लिए जीपीएस जैसी स्थिति नेविगेशन टाइमिंग तकनीक की आवश्यकता होती है, लेकिन यह लड़ाकू जेट नेविगेशन और मिसाइल सिस्टम के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। जबकि पश्चिमी देशों की जो बातें निकल कर आ रही हैं, अब यह व्यावसायिक रूप से उपलब्ध प्रौद्योगिकी की सैन्य उपयोगिता को बढ़ाने की ओर बढ़ने लगी है। तो हमें इस तथ्य से अवगत होने की आवश्यकता है कि रणनीतिक तकनीकी अकेले वाणिज्यिक उद्योग का बोझ नहीं बन सकती है, और इस तरह से CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कर प्रोत्साहनों को पुनर्निर्देशित करना होगा। तो इसमें CSR बजट, जो वार्षिक CSR बजट 15,000 करोड़ है, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा अप्रयुक्त हो जाता है। यानी CSR का पारंपरिक रूप से सामाजिक क्षेत्र के लिए उपयोग किया जाता रहा है। हालांकि इस बढ़ते हुए कोष का उपयोग रणनीतिक प्रौद्योगिकी के विकास के लिए भी किया जाना चाहिए। तो देश की सामरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए इस बजट में से कुछ का उपयोग करने के लिए बड़े निगमों को
प्रोत्साहित किया जा सकता है। सरकार को इन फंडों को कुछ रणनीतिक टेक स्टार्टअप्स में प्रवाहित करने की अनुमति देनी चाहिए। दोस्तों, एचएनआई को उसी महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्टार्टअप में इक्विटी निवेश करने के लिए कर प्रोत्साहन की पेशकश भी की जा सकती है, जिसे अन्यथा उच्च जोखिम वाले निवेश के रूप में माना जाता है और यह कम अल्पकालिक रिटर्न के साथ महसूस की गई समस्या को कम करने में मदद करेगा। तो निवेश की राशि कर कटौती योग्य होनी चाहिए और वार्षिक आय के एक निश्चित प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए योग्यता मानदंड बनाना महत्वपूर्ण है और इस तरह से निवेश योग्य कंपनियों का पूल भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप तक सीमित होना चाहिए और स्टार्टअप्स के पास भारतीय सेना, रक्षा मंत्रालय से अनुदान या आवश्यकता की स्वीकृति होनी चाहिए। तो दोस्तों, यहां पर डीप टेक स्टार्टअप या डीप टेक स्टार्टअप क्या होता है? तो यह डीप साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित नए बिजनेसेस को ही डीप टेक स्टार्टअप कहा जाता है। तो दोस्तों, इन स्टार्टअप्स ने अगर देखा जाए तो 2021 में 133 डील के जरिए 1.4 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट हासिल किया, जबकि 2020 में 106 डील के साथ 55.6 करोड़ डॉलर का निवेश हासिल किया था। तो इस तरह से कहा जाए तो 2022 में भी तेजी से यह बढ़ रहा है और इससे पहले 2021 में भी यह डीप टेक स्टार्टअप के लिए अच्छा रहा था। तो डीप टेक स्टार्टअप फ्लोरिश, यहां पर आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, बिग डाटा एनालिसिस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, ऑगमेंटेड वर्चुअल रियलिटी, रोबोटिक्स, ड्रोन, 3D प्रिंटिंग। तो इस तरह से यह तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन भारत को विदेशों, खासकर अमेरिका, इजराइल, नाटो जैसे देशों से भी पूंजी के प्रवाह को बनाए रखने के लिए और अपनी रणनीति को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। हालांकि अभी निकट भविष्य में भारत महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी का शुद्ध आयातक बना रहेगा, जबकि एक आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण ने सही गति पैदा की है और इसे बढ़ने के लिए 1 दशक या उससे अधिक समय लगेगा। अगर सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों के साथ सही ढंग से उसको सही सुचारू रूप से ठीक से अगर कार्य किया गया तो निश्चित रूप से भारत एक महाशक्ति के रूप में आगे बढ़ेगा और देश में इस महत्वाकांक्षा को जगाने के लिए डीप टेक स्टार्टअप में निवेश करना महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। अब बढ़ते हैं पृष्ठ संख्या 10 पे आया हुआ, इसको सामान्य अध्ययन के सेकंड पेपर शासन से जोड़ सकते हैं। इंडिया हैज टू वर्क हार्डर ऑन इट्स इमेज ऑफ हैविंग एन इंडिपेंडेंट ड्रग रेगुलेशन, यानी भारत को स्वतंत्र दवा नियामक होने की अपनी छवि पर और अधिक मेहनत करनी होगी। यानी भारत के शीर्ष दवा नियामक केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, जिसे सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसने हरियाणा स्थित मेडेन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड को औषधि दवाओं के निर्माण से रोक दिया है। दोस्तों, यह कोल्ड सिरप जो कि गाम्बिया एक देश है, अफ्रीकन कंट्री, वहां पर यह निर्यात किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा आंकड़ों के आधार पर यह देखा गया कि वहां करीब 66 बच्चों की इस दवा से मृत्यु हो गई, जिसकी कारण यह चर्चा में आ गया और यही कारण है कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने इस फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की औषधि दवाओं के निर्माण के लिए रोक लगा दी है। तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में 10 साल तक की कैद और 10 लाख तक के जुर्माने का भी प्रावधान है, लेकिन भारत में डाई इथिलीन ग्लाइकोल पॉइजनस के कई उदाहरणों के बावजूद इन प्रावधानों को शायद ही कभी निष्पादित किया जाता है। इसी तरह से 2020 में हिमाचल प्रदेश स्थित डिजिटल विजन द्वारा बनाई गई खांसी की दवाई ने जम्मू और हिमाचल प्रदेश में 13 बच्चों की जान ले ली थी। तो इस तरह से परीक्षणों में डीईजी यानी डाई एथिलीन ग्लाइकोल जो है की उपस्थिति का पता चला है। तो इस तरह से शुरुआती प्रतिक्रिया उत्साहजनक नहीं रही और इस आश्वासन के साथ दवाओं को केवल गाम्बिया को निर्यात करने के लिए मंजूरी दी गई थी, न कि भारत में, यही कह रही है कंपनी, लेकिन यह कोई ठोस सबूत नहीं दे पाई है। तो मूल्य श्रृंखला को ऊपर उठाने के लिए चाहे वह टीके हों या दवाएं, भारत को एक निष्पक्ष और स्वतंत्र नियामक होने की अपनी छवि पर कड़ी मेहनत करनी होगी, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और साथ ही घरेलू स्तर पर भी भरोसा किया जा सके।
क्योंकि दोस्तों यह गाम्बिया जो कि पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक देश है, वह हमारे देश से यह कोल्ड सिरप या दवाएं आयात करता है। अब ऐसे में इस घटना के बाद से हमारे देश के प्रति लोगों का रुझान कम होगा और लोग जो है इन दवाओं को नहीं लेंगे, तो इससे हमारा मार्केट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री प्रभावित होगा। तो इसके लिए कठोर कानून की आवश्यकता है। दोस्तों, भारतीय औषध विनियमन से संबंधित जो मुद्दे हैं, यही कारण है चूंकि भारत में नकली और घटिया दवाओं का बहुत ज्यादा मात्रा में भारतीय दवा निर्माताओं को अपने उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर यूएस एफडीए ने कम से कम 20 चेतावनी पत्र लिखे, लेकिन उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है। दोस्तों, देश में धड़ल्ले से नकली दवाओं का वितरण होता है, नकली इंजेक्शनों का वितरण होता है। दोस्तों, सीडीएसएसओ में कमी, यानी भारतीय संसद समिति द्वारा गठित एक रिपोर्ट में यही पाया गया कि केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन कर्मचारियों की ही कमी है। बुनियादी ढांचे के मुद्दों, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी जिम्मेदारियों से यह संगठन जूझ रहा है। इसके अलावा केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के पास वास्तविक प्रतिबंध लगाने की भी क्षमता नहीं है। और दोस्तों, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, इसका कार्य है कि देश में औषधि प्रसाधनों, नैदानिकी और उपकरणों की सुरक्षा, प्रभावकारिता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मानदंड व उपाय निर्धारित करना, नई औषधियों के बाजार अनुमोदन और नैदानिक परीक्षण मानकों को नियंत्रित करना, आयात होने वाली औषधियों की निगरानी करना और उपरोक्त उत्पादों के निर्माण के लिए लाइसेंस की मंजूरी देना। लेकिन इसमें कर्मचारियों की कमी है, ठीक ढंग से यह भी व्यवस्थित नहीं है, खराब कानून कार्यान्वयन है, जबकि भारत में सबसे कठिन कानून है जो किसी दवा के नकली होने पर आजीवन कारावास की अनुमति देता है, लेकिन कानून का कमजोर क्रियान्वयन है, इसका ठीक से प्रवर्तन नहीं होता, इसलिए अपराधियों के खिलाफ अभियोजन की संख्या कम है और अपर्याप्त दवा निरीक्षक। तो दोस्तों, यहां पर ध्यान रखेंगे, यह आर.ए. माशेलकर समिति है, इसके द्वारा यही फार्मूला दिया गया था कि विनिर्माण 50 विनिर्माण इकाइयों के लिए एक दवा निरीक्षक आवश्यक है और इसके प्रति 200 वितरण खुदरा विक्रेताओं के लिए एक दवा निरीक्षक होना चाहिए। तो यह आर.ए. माशेलकर समिति के संस्तुति के आधार पर किया गया था, जो कि कम है। अधिकांश राज्यों में दवा निरीक्षकों की संख्या बहुत ही कम है। उदाहरण के लिए गुजरात में अनुशंसित ड्रग इंस्पेक्टरों की संख्या आधी थी। इसी तरह से अप्रभावी औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940, एक बार जो कोई भी दवा या ब्रांड घटिया पाया जाता है तो औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के प्रावधानों के अनुसार शेष सभी स्टॉक को वापस लेना पड़ता है, लेकिन यह शायद ही कभी प्रभावी रहा हो, यानी यह अधिनियम का प्रयोग ही नहीं किया जाता है। तो इन सब चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। चूंकि यह आज गाम्बिया का उदाहरण आया है, इस तरह से अन्य देशों में भी इस तरह की घटनाएं अगर घटित हो जाएंगी तो हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कमजोर पड़ जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों, पृष्ठ संख्या 14 पे आया हुआ है, इसको सामाजिक न्याय से हम जोड़ सकते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज आउट, इंडिया इन सीरियस कैटेगरी एट रैंक 107। दोस्तों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वह 107 है, यानी 121 देशों में भारत की स्थिति 107वें स्थान पर है, जो कि गंभीर है। यानी रवांडा, नाइजीरिया, इथोपिया, कांगो जैसे देश भी भारत से ऊपर हैं। तो यह स्थिति ठीक नहीं है, 107वें स्थान पर है, जिसमें युद्धग्रस्त अफगानिस्तान को छोड़कर दक्षिण एशिया के सभी देश भारत से बेहतर स्थिति में हैं। दोस्तों, यह जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इसके 4 घटक होते हैं, संकेतक के मूल्यों पर यह आधारित होते हैं। इसमें जैसे पहला है अल्प पोषण, दूसरा है चाइल्ड स्टंटिंग, तीसरा है चाइल्ड वेस्टिंग और चौथा है बाल मृत्यु दर। दोस्तों, इन 4 संकेतकों के मूल्य के आधार पर 0 से 100, ये ध्यान रखेंगे, 0 से 100 तक के पैमाने पर भुखमरी को निर्धारित किया जाता है। जहां 0 यानी सबसे अच्छा स्कोर है, यानी कोई भी भूखा नहीं है, 0 हंगर है, और जबकि 100 सबसे खराब है। तो प्रत्येक देश के GHI स्कोर को हम 5 श्रेणियों में विभाजित करते हैं, जिसमें क्या है, लो है, मध्यम है, गंभीर है, खतरनाक है और बेहद चिंताजनक स्थिति है। भारत क्या है, गंभीर श्रेणी में आता है, क्योंकि भारत का जो स्कोर है 29.1 है। दोस्तों, भारत में बच्चों की बर्बादी की दर की अगर हम बात करें
यानी ऊंचाई के लिए कम वजन 19.3% है वर्तमान दर, जो कि 2014 में 15.1 थी, जबकि वर्ष 2000 में 17.1% थी। यानी इन सभी स्तरों से बदतर है, यानी दुनिया के किसी भी देश के लिए यह सबसे अधिक है। लेकिन अगर भारत में चाइल्ड स्टंटिंग की बात किया जाए तो उसमें सुधार दिखाया गया है। 2014 और 22 के बीच 38.7% से घटकर 35.5% हो गया है। साथ ही बाल मृत्यु दर भी इसी तुलनात्मक अवधि में 4.6% से गिरकर 3.3% हो गई है। तो कुल मिलाकर भारत ने अपना GHI स्कोर 2014 में 28.2% से बढ़कर 2022 में 29.1% होने के साथ थोड़ा बिगड़ता हुआ दिखाया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं स्थिति कि रवांडा, नाइजीरिया, इथोपिया, रिपब्लिक ऑफ कांगो, सूडान हम लोगों से ऊपर यानी बेहतर स्थिति में है। हमसे खराब स्थिति अगर देखा जाए तो जाम्बिया, अफगानिस्तान और तिमोर लेस्ते हैं। तो इस तरह से यह आंकड़े यही बता रहे हैं कि भारत में स्थिति अभी खराब है। इवन अगर हम पड़ोसी मुल्कों की अगर हम बात करें तो सभी देश हमसे बेहतर हैं। वहीं श्रीलंका का 64वां स्थान है, तो नेपाल का 81वां स्थान है, पाकिस्तान का 99th रैंक है, वहीं अफगानिस्तान का 109। तो सिर्फ अफगानिस्तान से हम बेहतर हैं। यानी दक्षिण एशिया का मात्र एक अफगानिस्तान देश है जिससे अच्छी स्थिति में हम हैं। वहीं चीन सामूहिक रूप से 1 और 17 के बीच रैंक वाले देशों में है, जिसका स्कोर 5 से कम है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि भारत गंभीर स्थिति में है। लेकिन पिछली रिपोर्टों पर भारत सरकार का रुख अगर देखा जाए तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने रिपोर्ट की आलोचना करते हुए दावा किया है कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली यह पद्धति अवैज्ञानिक है। सरकार के अनुसार ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 फाओ रिपोर्ट द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021 में निम्नलिखित तथ्यों की पूरी तरह से अनदेखी की गई है। उन्होंने अपने मूल्यांकन 4 प्रश्न जनमत संग्रह के परिणामों पर आधारित किया है, जो गैलप द्वारा टेलीफोन पर आयोजित किया गया था। तो इस तरह से रिपोर्ट पूरी तरह से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और आत्मनिर्भर भारत योजना जैसी कोविड अवधि के दौरान पूरी आबादी की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के सरकार के व्यापक प्रयासों की अवहेलना करती है। क्योंकि भारत सरकार ने 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत, गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत और आज भी मुहैया करा रहा है। तो ऐसे में यह रिपोर्ट इतनी भ्रामक कैसे हो सकती है? तो इस पर जो है भारत सरकार ने ऐतराज जताया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों विविध समाचारों में। दोस्तों आज बेंगलुरु के केम्पे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचेगा विश्व का सबसे बड़ा पैसेंजर प्लेन एयरबस A380। इससे पहले 2014 में जब अनुमति मिली थी तो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर पहली बार उतरा था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यह संयुक्त अरब अमीरात द्वारा संचालित दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर अब बेंगलुरु में भी पहुंचेगा। दोस्तों अमीरात द्वारा संचालित यह A380 जो एयरबस है दुनिया भर में 30 से अधिक गंतव्यों के लिए संचालित करता है। इस उड़ान में प्रीमियम अर्थव्यवस्था है। अन्य सुविधाओं में जैसे शावर, स्पा और ऑन बोर्ड लाउंज भी शामिल हैं। इसमें लेटने की भी व्यवस्था है। एयरबस A380 के साइज और भारतीय विमानन कंपनियों को होने वाले नुकसान को लेकर पहले इसे भारत में ऑपरेशन की इजाजत नहीं दी गई थी, लेकिन 2014 में दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु में इसकी लैंडिंग और टेक ऑफ की इजाजत दे दी गई। दूसरी महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं कि यह द हिंदू में ही आई हुई खबर है कि 10 चिल्ड्रन किल्ड आफ्टर बोट सिंक इन कंबोडियाज मेकांग रिवर। तो दोस्तों देखिए ये तो खबर थी, लेकिन यहां पर आप मेकांग नदी के बारे में जानिएगा। यह 6 देशों में होकर बहती है। इसका उद्गम चीन से होता है। तो यह मेकांग नदी चीन से निकलते हुए म्यांमार होते हुए, लाओस होते हुए,
थाईलैंड होते हुए और यह कंबोडिया होते हुए, कंबोडिया में यह घटना घटित हुई है, और वियतनाम, हो ची मिन सिटी यहां पर देख रहे हैं, तो वियतनाम, 6 देशों में यह बहती है। दोस्तों यहां पर कंबोडिया में एक टोनले सोप लेक है, यह आ चुका है एग्जाम में, यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में। टोनले सोप झील से होते हुए यह जाती है। इवन नाम पेन जो कंबोडिया की राजधानी, इसी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों मेकांग गंगा सहयोग, इसको थोड़ा सा भारत के संदर्भ में जोड़ देते हैं, तो यह कह सकते हैं कि मेकांग गंगा सहयोग यह 6 देश, जिसमें भारत के साथ साथ 5 आसियान देश शामिल हैं, यानी कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम। तो इससे क्या होगा कि चूंकि यहाँ पर बहुत ही पुरानी सभ्यताएं विकसित हुई हैं, तो पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा, परिवहन और संचार में सहयोग की दिशा में यह प्रारंभ की गई पहल है, और इसे वर्ष 2000 में लाओस के वियंतियन में इसे प्रारंभ किया गया था। और अब बढ़ते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न। भारत में दवा संबंधित नियमों के ढीले मानकों के कारण गांबिया मेडिकल सिरप त्रासदी जैसी घटना होनी ही थी, टिप्पणी कीजिए। तो इसको आप आसानी से उसके उत्तर को लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, पिछले कुछ वर्षों में सरकार की ओर से किए गए कई प्रयासों के बावजूद ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग निराशाजनक रही है। इसके संभावित कारण क्या हो सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। इसके साथ साथ दोस्तों आज का आपका पहला प्रश्न है, मेकांग गंगा सहयोग यह किन किन देशों के बीच सहयोग है और यह कब शुरू किया गया था, इसका उद्देश्य क्या है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रीय पशुपालन मिशन की शुरुआत कब की गई थी और इसका उद्देश्य क्या है। प्रिय छात्रों, ज्यादा से ज्यादा आप लोग उत्तर देने का प्रयास करिएगा। तो इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का भी यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।